लेकिन ये भी सच है कि 200 साल ब्रिटिश हुकूमत के बाद हमें आजादी 1947 में मिली थी। कहां से आते हैं? और जो भी उसको नगण्य करता है उसको कोई हक नहीं है पार्लियामेंट में रहने का। आपको माफी मांगनी चाहिए इन लोगों से सबसे पहले। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। 200 साल की गुलामी, 200 साल की गुलामी, यही तो अंतर है। अरे गुलामी 200 की नहीं 800 साल की थी। अगर 200 साल की गुलामी थी, छत्रपति शिव लड़ रहे थे, वो संघर्ष नहीं था। महाराणा प्रताप लड़ रहे थे, वो संघर्ष नहीं था। गुरु गोविंद सिंह लड़ रहे थे, यही अंतर है। इसीलिए मैंने जहां पहली बात कही थी, पहली बार एक ऐसी सत्ता आई है जिसपे विदेशी प्रभाव नहीं है। ये विदेशी प्रभाव है कि 200 नहीं कर रहा। इसे कल देखते हैं इस काम को। अभी क्या है, अभी मैं फोन उठाकर थोड़ा इंस्टाग्राम पे रिलैक्स करता हूँ, स्क्रॉल करता हूँ, यूट्यूब पर कोई कॉमेडी वीडियो देख लेता हूँ। Idea of Shiva basically. When they say Shiva is the destroyer, what is he destroying? Himself. When they say Shiva is the destroyer, what is he destroying? Himself. कोई सेंस बात कर। That's the idea. Right? He's destroying his ego. He's destroying his structure. He's destroying his beliefs. नेहरू के बच्चे गांधी, चलो माना ठीक है। फिरोज खान के भी बच्चे गांधी, चलो माना ये भी ठीक है। लेकिन अब रॉबर्ट वाड्रा के बच्चे भी गांधी, अरे ये कैसी यार? मिलावट तो हल्दीराम के भुजिया में नहीं होता, नवरत्न तेल में नहीं होता। ये खानदान है कि पूरा मिक्सचर की दुकान है, हैं? ऐसा होता है क्या? और कहीं आपने सुना है? जैसे रिचार्ज आखिर क्यों महंगा हुआ, ये है उसकी असली वजह। 500 रुपए वाली नचनी है 2000 में क्यों नाच रही है आज के रेट में, ये है उसकी असली वजह। आ गया समझ में भाई? पहले तू दे ना। मुझे कयामत की निशानी बनने का शौक नहीं है। हाँ ये कर लो पहले। इसलिए मैं पर्दा रुको जरा, सबर करो। क्योंकि इस खातून को गुलामी की निशानी खेती बनने का शौक जो चढ़ा है ना चमगादड़? देखिए सर, अभी हम कुछ नहीं बता सकते आपको, हम डिस्कशन में भी हैं। कोची में है? डिस्कशन में सर। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। कुछ नहीं बताइए। कुछ नहीं बताएंगे। डिस्प्रेशन में है जी। ये अभी कह रहे हैं कि अभी कुछ सवालों का जवाब नहीं दे सकते क्योंकि डिस्प्रेशन यानी कि डिप्रेस। मैं आपको कैसी लगती हूँ? क्यूट, ब्यूटीफुल, सेक्सी या छपरी? कमेंट करके बताइएगा। चप्पल छाप छपरी फुकरी। नमस्कार दोस्तों, बहुत सारे अंधभक्त हैं जो कि बोलते हैं कि तुम ध्रुव राठी को रोस्ट करते हो, उसी को रोस्ट करो, उसकी वाइफ पे क्यों चले जाते हो। उन अंधभक्तों से मैं यही बोलना चाहता हूं कि ध्रुव राठी हम इंडियंस को उल्टा सीधा बोले, वो हमारे इंडिया पे क्यों चला जाता है। दोगले हिंदुओं से बच के रहो, दोगले हिंदुओं से बच के रहो। जो राम को लाए थे हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए थे हम उनको लाएंगे। कंधों से बड़ी छाती नहीं होती और धर्म से बड़ी जाति नहीं होती। क्यों मित्तल साहब, आज तो दोगला हिंदू भी पता चल गया और धर्म से बड़ी राजनीति हो गई। मतलब जो राम को लाए थे हम उनके विरुद्ध जाएंगे और आज हम राजनीति में कांग्रेस के पास जाएंगे। क्यों मित्तल साहब, ऐसी भी क्या मजबूरी हो गई जो धर्म के विरुद्ध चले गए राजनीति के लिए? इतना दोगलापन, आज दोगलापन दिख भी गया और पता भी चल गया दोगला हिंदू कौन है। तो ऐसे दोगले हिंदुओं से बच के रहो और ऐसे लोगों को बॉयकॉट करो। बोलो जय श्री राम, जय जय सीताराम। कि बेटियों का गुनाहगार मैं नहीं हूं, बेटियों के सम्मान का कोई अगर गुनाहगार है तो बजरंग है, दिनेश है, ये आंदोलनकारी है, और जो स्क्रिप्ट लिखा भूपेंद्र हुड्डा ने, ये जिम्मेदार है, मैं जिम्मेदार नहीं। पाकिस्तान पैदा तो 1947 में हो गया था, लेकिन उसका बाप 2014 में मिला। ये इस्लाम का झंडा है, झुकेगा नहीं। नाराए तकदीर, अल्लाह अकबर। अभी तक हिजड़े ही थे जो भेष बदल के लोगों को बेवकूफ बनाते थे, अब उसका फीमेल वर्जन हिजड़ी भी आ गई। तो मुझे तो ये लगता है जिस तरीके से भेष बदल के टीका लगा के जा रही है, ठीक है, अपने धर्म का आवाज उठाने के लिए, उसी तरह अपनी अम्मी जान की जगह ये बुर्का पहन के सो जाती होगी अपना हलाला कराने के लिए। मनमोहन सिंह ने शर्मल शेख में जो बयान दिया, समस्या तो वहां से शुरू हुई। उन्होंने कहा हमारे भी लोग जो है बलूचिस्तान में गड़बड़ कर रहे हैं।
हाँ, मनमोहन सिंह मान आए थे ना। हाँ हाँ, तो वहां से पाकिस्तान को एक हैंडल मिल गया कि देखिए हमारे ऊपर आरोप लगाते हैं कि हम कश्मीर में करा रहे हैं, ये बलूचिस्तान में करा रहे हैं। गजब। तो उससे बड़ा फॉरेन पॉलिसी का गुफअप मुझे नहीं लगता कि आजादी के बाद से कोई दूसरा हुआ। ब्लंडर सर। ब्लंडर, हाँ ठीक से शब्द इस्तेमाल किया आपने। तो उसके बाद आपके पास बोलने के लिए कुछ नहीं बचा। दूसरा दो लोग हुए, एक जो है गुजराल साहब जब हमारे, तो उन्होंने रॉ के जितने एजेंट्स थे, जितने हमारे एसेट्स थे, उन सब का पता पाकिस्तानियों को दे दिया, सब के सब मारे गए। प्रिंट करके पेपर पे लिस्ट शेयर की। ये है, इसका असली नाम ये है, ये यहाँ रहता है, जाओ हेलो बोल दो उसको। वो पाकिस्तान में रहता, मतलब जो काम कर रहा था हमारा। जी, जी। पाकिस्तान, जो बलूचिस्तान, sleeper मतलब cells पूरे थे। पाकिस्तान में, बलूचिस्तान तो पाकिस्तान में ही है वो। उसके अलावा हामिद अंसारी, हाँ, जो वीपी थे हमारे, हाँ, जब एम्बेसडर थे ईरान के, तो ईरान में जितने एसेट्स थे उनकी सूचना दे दी ईरान को, सबके सब। किस लिए? अब आप अंदाजा लगा लीजिए किस लिए। अपने लोगों का डेथ वारंट साइन कर दिया। हाँ, आपको ऐसा लग सकता है कि वो आपके अपने लोग हैं, बिकॉज आपके अंदर एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग है उस इंस्टीट्यूशन से, इस देश से। अगर किसी की सेंस ऑफ बिलोंगिंग है ही नहीं, तो वो उनके लोग कैसे हो गए? उनके लोग, अगर मैं ये मानता हूं कि मैं पर्शियन हूं, मेरा डीएनए पर्शियन है, मैं ये मानता हूं कि मैं सेंट्रल एशियन हूं, मैं उज्बेक हूं, आप यहाँ दिल्ली में भी तो एक है ना जो अपने सरनेम बुखारी लगाते हैं, ठीक है? बुखारा तो वहां है, उज्बेकिस्तान में, ठीक है? तो उनकी सेंस ऑफ बिलोंगिंग यहां से कैसे होगी? तो भारत का प्रधानमंत्री कैसे कर सकता है ये काम? भारत के प्रधानमंत्री ने किया है। आए कहां से नहीं सकता, और बहुत कुछ और भी करा है। जियाउल हक से बात करते करते न्यूक्लियर टेस्ट्स के बारे में हिमाचली पुरानी पेंशन लेने गए थे, लेकिन वेतन के लाले पड़ गए। ऐसा कोई सगा नहीं जिसको कांग्रेस ने ठगा नहीं। हिमाचल में सब पुरानी पेंशन लेने गए थे, उल्टा उनके वेतन के ही लाले पड़ गए। हाँ, ऐसा कोई सगा नहीं जिनको उन्होंने ठगा नहीं। खटाखट खटाखट खटाखट। बदल दिया, बात बदल दिया। यूपीए 2 जब आई तो पॉलिटिकल जोक्स थोड़े से टीवी पे हमारे सेंसर होने लगे। अच्छा। तो उस समय और सबके, ये भी नहीं कि सिर्फ कांग्रेस पे हों तो वो सेंसर हो रहे हैं, कोई भी वो कह रहे थे कि पॉलिटिकल जोक्स मत करो। बेसिकली इट वाज अ वे ऑफ सेइंग कि भाई हम पे मत करो लेकिन किसी पे मत करो, ये बोलना थोड़ा ज्यादा है ना, वो न्यूट्रल लगता है। तो पॉलिटिकल जोक्स, और ये आज तक पे एक शो था उस समय राजू श्रीवास्तव का, जिसका नाम एक्चुअली मैंने, क्योंकि उस शो का मैं लीड राइटर था, मैंने उस शो का नाम उनको ऐसी तैसी डेमोक्रेसी ही सजेस्ट किया था। उन्होंने कहा ये तो भाई नाम नहीं हम टीवी शो का रख सकते, तो उसका नाम फिर उन्होंने ऐसी की तैसी कर दिया, जो राजू श्रीवास्तव होस्ट करता था और मैं लिखता था, और वो भी उसमें राजू श्रीवास्तव आके स्टैंड अप करता था और बीच में स्केच कॉमेडी थी। और उस शो पे हमको काफी फीडबैक, क्योंकि न्यूज चैनल पे जो शो है ना उसमें पॉलिटिक्स, थोड़ी ज्यादा पॉलिटिशियंस इन्वॉल्व रहते हैं क्योंकि वो देखते हैं। एंटरटेनमेंट चैनल पे उतना नहीं हो रहा था, इस चैनल पे बहुत हल्ला होने लगा तो वो बंद हो गया। मुझे पर्सनली लगता है, क्योंकि मैं हरियाणा से, मुझे लगता है विनेश फोगाट को एक और ओलंपिक खेलना चाहिए था। मैं पर्सनली, मेरा पर्सनल ओपिनियन है, क्योंकि अभी 30 साल की हैं, ऐसा नहीं है कि 34 इयर्स में नहीं खेले हैं, और इनमें एक वो क्षमता है। विनेश फोगाट का अगर आप करियर देखें तो कहते हैं, मतलब जो बाकी महिलाओं जो का करियर रहा है हरियाणा में उनसे बेहतरीन ही रहा है। पहले जो गोली मिलती थी पैरासिटामोल बुखार की गोली, कितने एमजी की थी? 500 एमजी की थी, उसमें बुखार ठीक होता था। बताओ बीजेपी ने घोटाला किया नहीं किया? 500 एमजी में बुखार उतरता था, आज 650 में नहीं उतर रहा। Do you know what devta means in the term devta? Do you know what it means? No. What? No, it doesn't mean God. No, it doesn't mean the deity. So devta in India actually means a person whose internal feelings are exactly the same as his external expression. Meaning he's a completely transparent being. Right? It does not mean God. So if this person tells me every single thing that he believes or he thinks, tells it to me, that's the definition of devta. Right? It's the idea that you destroy yourself. Right? So to me that is interesting about our politics. How do you suppress your own ideas,
Right? How do you suppress your own fear, or how do you suppress your own greed, or how do you suppress your own ambition and absorb other people's fear, other people's ambition? I think before आज एक बंदे को 30 रुपए का पेट्रोल डलाते देखा, भगवान कसम आंख में आंसू आ गए, क्योंकि नंबर प्लेट पे लिखा था युवा नेता। क्वेश्चन मैं सोनिया जी से जुड़ा हुआ आपसे पूछना चाहूंगा कि आपके पिताजी ने उनके खिलाफ चुनाव भी लड़ा था 1993 में, फिर उसके बाद सोनिया जी की नागरिकता को भी चैलेंज किया गया। तो बात ऐसी थी, बाबूजी ने चुनाव सोनिया गांधी के खिलाफ जीतने के लिए नहीं लड़ा था, हारने के लिए चुनाव लड़ा था 1999 में, और उसका पर्पस ये था, ये साबित करना कि शी इज नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया। जो भारत में जो लोगों को पावर दी गई है चुनाव लड़ने की, उसके लिए जो क्राइटेरिया है वो है सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत का नागरिक। मतलब जो आदमी यहाँ पैदा हुआ है वही यहाँ पे चुनाव लड़ सकता है और इस देश के डेमोक्रेटिक जो प्रोसेस है उसमें पार्टिसिपेट कर सकता है और कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होल्ड कर सकता है। और जो लोग नागरिकता एक्वायर करते हैं, दे आर नॉट सिटीजन ऑफ इंडिया, दे आर इंडियन सिटीजन। उन्होंने कहा था कि मैं वो दिन नहीं देखना चाहता हूँ, एक दिन ऐसा हो सकता है कि बेनजीर भुट्टो भारत आएगी, यहाँ पे किसी से शादी करेगी और ये पूरे देश को, एक पर्टिकुलर देश को या कश्मीर को दे देगी, और उस दिन ये पूछा जाएगा कि इस देश की जुडिशरी ने सही समय इंटरवीन क्यों नहीं की। सुनो, सतयुग और कलयुग में स्त्री को क्या कहा गया है? सतयुग में स्त्री को देवी और कलयुग में बेबी कहा गया है। प्रधानमंत्री को सिर्फ शिवाजी महाराज से माफी नहीं मांगनी चाहिए, अगर माफी मांग रहे हैं तो महाराष्ट्र के हर व्यक्ति से माफी मांगनी चाहिए। राहुल गांधी को पहले अपने परिवार के इतिहास पर नजर डालनी चाहिए, जिसने छत्रपति शिवाजी महाराज का बार बार अपमान किया है। 1934 में नेहरू ने अपनी किताब हिस्ट्री में लिखा कि शिवाजी ने बीजापुर के जनरल को धोखे से मारा, जिससे उनकी छवि धूमिल होती है। 1957 में जब नेहरू ने शिवाजी की प्रतिमा का उद्घाटन किया, महाराष्ट्र में भारी विरोध हुआ। नेहरू ने एक दिन लिखा कि उन्हें शिवाजी के बारे में सीमित जानकारी है, लेकिन अगले दिन उन्होंने अपने पुराने बयान से पल्ला झाड़ दिया। कांग्रेस शासन में शिवाजी की मूर्तियों को भी गिराया गया। राहुल गांधी शिवाजी महाराज का नाम लेने से पहले महाराष्ट्र की जनता से माफी मांगी। पानी से बच के रहना। तो कि पप्पा वार रुकवा सकते हैं तो 100 ग्राम वजन बढ़ा और घटा भी सकते हैं, बाकी आप समझदार हो। अबे जीजा बोलने में शर्म आ रहा है क्या? जब होता है जब अनभक्त कहता जीजा भी बोल दिया कर। रूल के खिलाफ 100 ग्राम क्या 50 ग्राम भी ज्यादा होता है। वक्फ बोर्ड तरमीमी बिल 2024 जो पार्लियामेंट में पेश किया गया है, पार्लियामेंट में इसको फिलहाल रद्द कर दिया गया है, पास नहीं हुआ। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के अंदर ये मौजूद है और ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने राय मांगी है। तो इसलिए तमाम हजरात से, तमाम खातीन से, तमाम मर्दों से, बहन भाइयों से सबसे गुजारिश है कि सब अपनी अपनी राय पेश करें। घर का कोई भी मेंबर खाली ना रहे। बच्चे के पास मोबाइल है, अपने फोन के जरिए से इस बिल के खिलाफ राय पेश करें। याद रखिए, ये बिल अगर पास हो गया तो हमारी मस्जिदें छिन जाएंगी, मदारिस छिन जाएंगे, कब्रिस्तान छिन जाएंगे और वक्फ बोर्ड की लाखों की तादाद में जो प्रॉपर्टी है वो सब छिन जाएंगी। तो इसलिए आज बेदारी का सबूत दें। 13 तारीख तक का हमारे पास टाइम है। ईमेल के जरिए से ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को अपनी राय पेश करें। मस्जिदों के बाहर और कैंप लगाए। शाहगंज चौक में फिलहाल कैंप लगा हुआ है। इसी तरह से मस्जिदों के बाहर कैंप लगाए और चौराहों पर कैंप लगाए। कैंप लगा करके बेदारी का सबूत दें। 25 करोड़ मुसलमानों में से अभी 1% की भी राय नहीं आई है। कितने अफसोस की बात है। इसलिए बेदारी का सबूत दें। अपने घरों से बाहर निकले, अपने दोस्त अहबाब को लाए। कैंप लगा हुआ है और वक्फ बोर्ड तरमीमी बिल। मित्रों, दे दी हमें आजादी, बिना खड़ग बिना ढाल, इस गीत ने हमें मूर्ख बनाया 75 साल।